कि अगर आपके वालिद को है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो आपको लाजमी होना है। अच्छा, खानदान मैं ना हमेशा कहती हूँ खानदान में गंदी आदतें होती हैं, बीमारियां नहीं होती। पका हुआ सालन है उसमें गोश्त करें या बॉयल मीट करें या भुना हुआ, बारबेक्यू ना करें, उसको भून के खाएं। क्या वाकई अदरक और प्याज के अंदर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से शुगर का इलाज है? ना होते तो मैंने इसके प्रोडक्ट्स ना निकाले होते। रात देर तक जागने से शुगर हो सकती है। बिल्कुल होती है। चाय के साथ सिगरेट ना हो, उनका गुजारा नहीं होता। लेकिन पेट भी निकले हुए हैं भाई, वो कैसे कम करें? अच्छा देखिए जी, सिगरेट तो मैं कहती हूँ शराब से भी बुरा है ऑनेस्टली। पेट कम करने का तेज तरीन तरीका क्या है? दुनिया में कुछ भी अचीव करने के काबिल उसका तरीका तेज है। खाली पेट प्याज खाने से अगर आप 3 महीने लगातार प्याज खाते हैं तो आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। या अदरक को चबाना है आपने खाली पेट, सुबह उठ के पाँव के बाहर बैठ के। एक इंडियन है वो भी इस तरह वीडियोस में बता रहे होते हैं। क्या वाकई अदरक और प्याज के अंदर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से शुगर का इलाज है? अदरक और प्याज बेहतरीन चीज़ें हैं। ना होते तो मैंने इसके प्रोडक्ट्स ना निकाले होते। मैंने अदरक पाउडर निकाला हुआ है डायबिटीज़ के लिए, वो भी मेरी वेबसाइट जो उस पर मौजूद है और मैं आपको बताती हूँ आपने उसको कंज्यूम किस तरह करना है। और प्याज मैं आपको बताती हूँ फेमस क्यों है। सिर्फ प्याज नहीं, प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन में एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होती है जिसमें सल्फर मौजूद होता है, एलिसिन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब प्याज से भी ज़्यादा लहसुन किस तरह असर करता है? अगर आप लहसुन का छिलका लेते हैं ना, उसको नंगा करते हैं, फ्रिज से निकाल के 30 मिनट के लिए आप उसको हवा में रख लें, उसमें एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है। प्याज में भी यही कंपाउंड होता है, एलिसिन, और इन दोनों में एक और कंपाउंड होता है क्वर्सेटिन, जिसमें बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेंट्स हैं, सोजिश करने वाले केमिकल्स, उसको मारने की बेहतरीन जो है सलाहियत होती है। और लहसुन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक है, नेचर का एंटीबायोटिक। और उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक है वो जिंजर है। मैंने एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर भी बात की थी डॉक्टर साहर चावला में कि आपके पास जितने भी हर्ब्स हैं अल्लाह ताला के बनाए जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो सारे के सारे एंटी डायबिटिक भी हैं। ये पैरों के बाहर बैठ के करना तो नहीं, लेकिन अगर आप अदरक पाउडर जो है 1 टीस्पून, जैसे मेरा जो अपना प्रोडक्ट है मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, खाने के बाद आप पानी में, नीम गर्म पानी में ले लें तो आपका खाना भी अच्छा हजम होगा। क्योंकि अदरक जो है हमारे लिवर से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है, बाइल, जिसने खाने के सारे फैट को हजम करना होता है, इसकी फ्लो अच्छी कर देता है। अदरक आपके पास एंटीबायोटिक भी है, ब्लोटिंग भी नहीं होने देता। जितने सारे लोगों को खाने से एसोसिएटेड नोजिया उससे भी रोकता है, आपका ब्लड शुगर भी रेगुलेट करता है। और उसके साथ साथ जो प्याज, आप चाहे प्याज नहीं या चाहे आप लहसुन का जो एक छिलका है, जिस तरह मैंने बताया, अगर आप उसका टेस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप उसको चबा जाएं। इनफैक्ट जितनी भी अभी बात से बात निकल रही तो बताती चलूँ, मेरे पास जितनी भी पेशेंट्स आती हैं जिनको होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एंटीबायोटिक्स लेने से अच्छा आप सुबह लहसुन खाना शुरू करते हैं, उससे ये ठीक हो जाएगा, बेहतर हो सकता है इन द लॉन्गर रन। देखिए एंटीबायोटिक से ठीक तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है, एंटीबायोटिक आपके जिस्म का सिर्फ बैड बैक्टीरिया नहीं मारता, गुड बैक्टीरिया भी मारता है। हमारा गुड बैक्टीरिया जिस्म की 70% इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। गोल ये नहीं है कि मैंने थोड़ी देर के लिए ठीक होना है, गोल ये है कि मैंने हमेशा ठीक रहना है। ठीक है, तो आपकी जब गुड बैक्टीरिया भी मर जाएगा तो आप एंटीबायोटिक खाएंगे 6 महीने बाद फिर आपको यूटीआई हो जाएगा। तो इलाज वो होता है जो परमानेंट हो, जो परमानेंट नहीं होता उसको तो मैनेजमेंट और छलावा कहते हैं। और हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बात करेंगे। अलबत्ता अभी मैं ये बात कर दूं कि इस हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से जो आपका वेट बढ़ता है, जब तक हार्मोन ठीक नहीं होगा कोई वर्जिश उस पेट को अंदर नहीं कर सकती, हेल्प कर सकती है। और ये बात सच है कि जो आपके पेट का आखिरी वाला टायर होता है वो अंदर जाने में टाइम लगाता है। कीटो भी हेल्प करती है हार्मोन वाले में भी, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हेल्प करती है। लेकिन जब तक आप अपने जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजन नहीं निकालेंगी, वो कैसे ठीक होगा? वो ठीक नहीं हो सकता। वो हार्मोन आपकी, और इसकी टिपिकल निशानी होती है कि एकदम हिप्स बहुत हैवी हो जाते हैं, कंधों का साइज वही रहता है, ट्राउजर का साइज अगर चौड़ा हो जाए इसका मतलब है खवातीन में एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी। तो ये कम कैसे होगा? क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। इसका इलाज ये है कि आप अपने जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजन निकालें। उसका इलाज ये है कि आपकी डाइट में ग्रीन पाउडर्स इंक्लूडेड हो। ग्रीन पाउडर्स में आपके पास एक केमिकल होता है डाई इंटोलाइल मीथेन, डिम। डिम में आपके पास ये एबिलिटी होती है कि वो आपके जिगर में जो टॉक्सिक है, जो जहरीला एस्ट्रोजन है, आसानी से मिल जाएगा। आप ग्रीन पाउडर्स तो बहुत आसानी से मिल सकते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के हैं। मेरा आंवला है, मेरा करेला है, मेरा मोरिंगा पाउडर है। आप 1-1 टीस्पून अपनी डाइट में जो इंक्लूडेड के बाद लेना है। जो आंवला और मोरिंगा होता है वो आपने हमेशा खाली पेट लेना होता है। और वो आप, मैं अपने हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप दिन में बदल बदल के लें। जो लिंक है मेरी ब्रांड का वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। उसको नीम गर्म पानी में लेना होता है। जो करेला होता है उसको बिल्कुल मील के पहले नाश्ते के 30 मिनट या 1 घंटे बाद लेते हैं। वो 1 तीर से 2 शिकार करता है। एक्चुअली मैं बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। वो एक्चुअली आपका जो है हार्मोन लेवल तो नॉर्मल करने में हेल्प करता ही करता है, उसके साथ आपके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रखता है।
एक तीर से दो शिकार। आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो अगर मेंटेन रहेंगे, आप डायबिटिक नहीं होंगे, आपको बार बार जो है वो फूड क्रेविंग्स नहीं होंगे। एक और बड़ा अच्छा सप्लीमेंट होता है, वो मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, बड़ी एक नायाब चाइनीज़ हर्ब है सिलीमेरीन, उसका एक बड़ा रिफाइंड फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट होता है मिल्क थिसल। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपके लिवर को सारे टॉक्सिन से पाक करने के लिए। एक और भी बड़ा अच्छा सप्लीमेंट होता है कैल्शियम ग्लूकारेट। कैल्शियम ग्लूकारेट एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी के लिए बेहतरीन इलाज है। लेकिन ये जो ग्रीन पाउडर्स हैं वो तो आप बेफिक्र होकर थ्रू आउट ले सकते हैं, लेकिन जितने भी मैंने सिंथेटिक सप्लीमेंट्स का नाम लिया, ये जैसे मैं अपनी पेशेंट्स को देती हूँ तो मैं उनके 2 महीने बाद उनकी प्रिस्क्रिप्शन चेंज करती हूँ। ये आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के आपने 2-2 महीने बाद ये चेंज करवानी है, क्योंकि ये कैल्शियम ग्लूकारेट और डिम जाके आपकी बॉडी में आपके हार्मोन से प्ले कर रहा है, तो ये आपने खुद से अनसुपरवाइज नहीं लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछली वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था, मैंने कहा वो भी पूछ लूँ कि एक तो अपना क्लिनिक का बता दें, आपके किस तरह अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, टाइमिंग क्या है और आपका क्लिनिक है किधर। ये बड़े कमेंट थे, बार बार लोग पूछ रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आप बता ही दें। मैं शॉर्ट आंसर कर देती हूँ। अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा सिर्फ एक नंबर है 032194360669। उस पर आपने कॉल नहीं करनी अपॉइंटमेंट के लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है, 1 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है, हफ्ते के अंदर की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। प्रैक्टिस मैं लाहौर में करती हूँ, स्माइल ऑन मेडिकल एंड डेंटल सेंटर में, जो शौकत खानम के पास है, लेकिन अपॉइंटमेंट्स मैं खुद डालती हूँ, दुनिया में किसी को मेरी अपॉइंटमेंट डालने की इजाज़त नहीं है। और उसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स मैं पूरी दुनिया में करती हूँ। इस वक्त माशाल्लाह 26 मुल्कों में मेरे पेशेंट्स हैं। बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो खैर ख़वातीन की बात कर ली, अब नौजवानों की बात करते हैं। चाय के साथ सिगरेट ना हो उनका गुजारा नहीं होता, लेकिन पेट भी निकले हुए हैं बाहर, वो कैसे कम करें? अच्छा देखिए जी, सिगरेट तो मैं कहती हूँ शराब से भी बुरा है। ऑनेस्टली सिगरेट आपकी बॉडी में इतना हैवक क्रिएट करता है। लगता है जहन ने अभी एपिसोड के बाद जो सिगरेट पीना था वो नहीं पिएंगे, आप सोचेंगे ज़रूर पीते। अब द थिंग इज दैट सिगरेट आपकी बॉडी में एक कंडीशन क्रिएट करता है जिसको आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, यानी जिस्म में सोजिश करने वाले जितने मार्कर्स हैं, जितने केमिकल्स हैं, उनका लेवल आपके पास ऊपर लेके चला जाता है। जब ये चीज़ सस्टेन्ड रहती है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स रहती है, तो आपके पास जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, यानी वो बीमारियाँ जो छूत से नहीं फैलती, जिसमें डायबिटीज़ हो गया, दिल की बीमारी हो गई, दिमाग की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई, ये सारे इन ऑक्सीडेंट्स की वजह से होती है। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ इज सिगरेट स्मोकिंग। जब हम मेडिकल कॉलेज में थे ना, तो हमारी डॉक्टरी में एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में एक लाइन थी, वो जो फार्माकोलॉजी में एडिक्शन कैटजंग, बड़ी मशहूर किताब है, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे, सबसे मुश्किल किताब है फार्मा की, तो स्टूडेंट्स उससे बहुत भागते हैं, लेकिन मैंने वही पढ़ी थी। उसमें था एडिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो स्मोकिंग है ना, वो एडिक्शन की डेफिनेशन में नहीं आती है, बिकॉज एडिक्शन कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंस को, यानी आपके जिस्म का फंक्शन जिस चीज़ पे डिपेंड करना शुरू कर दे। स्मोकिंग साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, जैसे चाय है, आप चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, ये सच है कि उसमें जो निकोटीन, जो कैफीन मौजूद है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, कुछ लोगों का स्टूल उसके बाद इजीली पास होता है, उसमें हेल्प करता है, बिकॉज जो निकोटीन और कैफीन है वो आपके जिस्म के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, जो रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करता है। लेकिन इसको छोड़ना कंपैरेटिवली आसान है, ये आपकी ज़हनी डिपेंडेंस है। तो इसका कोई दूसरा हल है कि वो कैफीन और निकोटीन दूसरे तरीके से अगर वो ले सके, ताकि वो उनका, अब तो बहुत सारी हमारे पास निकोटीन च्युइंग गम्स और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि डेफिनेटली आपको इनिशियली हेल्प करती है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, टू वीन ऑफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, चाहे वो बुरा लाइफस्टाइल हो, चाहे वो सुस्ती की आदत हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो देर से उठने की आदत हो, सबसे बड़ी ताकत इंसान का इरादा ही होता है। अगर आप किसी चीज़ की तस्दीक नहीं करते, आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक यहाँ से नहीं आवाज़ आती ना कि ये करना है, तो वो होता ही नहीं। तो यहाँ से आना, पेट कम करने का तेज तरीन तरीका क्या है? दुनिया में कुछ भी अचीव करने का, जो अचीव करने के काबिल, उसका तरीका तेज नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप पेट कम करना चाहते हैं, अगर आपका लिवर सिरोसिस, अल्लाह ना करे, वो तो बड़ी एक एक्सट्रीम स्टेज है, वो रिवर्सिबल नहीं होती है, उसके लिए भी आपको वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अपने अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अपनी डाइट में विटामिन ई इंक्लूड करना पड़ेगा, 300 मिलीग्राम। ये मैं सारे उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी प्रेग्नेंट बेली है, दिन में 2 से 3 बार, वो बड़ा उसमें हेल्प करता है। अगर आपका हार्मोनल है, जो मैंने आपको एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी बताई है, पहले आप उसका इलाज करेंगी, आप कीटो करेंगी, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगी, आप रात को जल्दी सोएंगी, आप सुबह वॉक करेंगी। और अगर आपकी पहले वाली बेली है, जो मैंने आपको फैटी लिवर का है, अगेन आप कीटो करेंगे, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, आप रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और एक अपनी लॉन्ग जर्नी की तरफ निकलेंगे। देखिए जी, ऐसा नहीं होता कि हम एकदम से, कोई जादू की फक्की नहीं है, चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, चीज़ें हर्ब्स हेल्प करती हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क डालती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आप किसी रास्ते की तरफ निकलते हैं, तो जब आप कुछ अर्सा उसकी तरफ चलते हैं, फिर जब आप एक दिन पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि आप वहाँ पे चल चुके हैं और अब आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो जैसे आपका बेड़ा करके एक दिन में नहीं हुआ ना, बेड़ा सुधर भी एक दिन में नहीं सकता।
ऐसे ही। अच्छा, योगा और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है? देखिए जी, योगा इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन एज वेल। एक्सरसाइज में आपके पास बॉडी की विग्रस मूवमेंट्स हैं, विग्रस ट्रेनिंग है। योगा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बॉडी के फंक्शंस को भी हेल्प करती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी हेल्प करती है। अगर मुझे दोनों चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करना हो, मैं योगा चूज़ करूँगी। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हेल्प करती है। मेरी एक पेशेंट थी, उनका यूट्रस प्रोलैप्स हो गया था, बाहर ऑलमोस्ट निकल आई थी। योगा से उन्होंने अपने यूट्रस की पोजिशन ठीक की है। यस, मतलब यस, यस, इट वाज अ यूट्रस। तो योगा में बहुत ज़्यादा ताकत है, उसमें एक्सरसाइज भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो लोग जो हिट करते हैं हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग जो होती है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आपकी फैमिली में इसमें इतनी ताकत है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कि अगर आपकी फैमिली में हड्डियों की बीमारी है तो आप उसको रोक सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत डाल के। बिकॉज अगर आप हफ्ते में 3 बार भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस वापस जाके हड्डियों में डिपॉजिट होना शुरू हो सकता है। बिल्कुल। ये ब्लड प्रेशर के लिए आप देखें कि जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके अंदर ये काफ़ी शिकायत है। और ये भी एक मिथ है कि अगर आपके वालिद को है या आपके दादा को है, आपकी आबाउजदाद में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो आपको लाजमी होना है। तो वो जिसको नहीं हुआ तो वो ये सोचता ही रहता, अच्छा मेरे दादा को मुझे भी होगा, तो वो हो जाता है। अच्छा, खानदान, मैं हमेशा कहती हूँ खानदान में गंदी आदतें होती हैं, बीमारियां नहीं होती। जो खानदान की गंदी आदतें छोड़ देते हैं ना, उसकी बीमारियां छूट जाती हैं। ऐसे ही। तो अपने खानदान की जो टॉक्सिक आदतें हैं और साथ उनकी जो टॉक्सिक लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं वो आप छोड़ दें, आपको वैसे होता है ऐसे कि टेंडेंसी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है कि अगर है तो लाजमी होगा। 200% आप अपनी लाइफस्टाइल और अपने डाइट से इसको बीट कर सकते हैं। एक चीज़ है आपके पास, उस पर इंशाल्लाह हमें बात करनी चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस। जो लाइफस्टाइल से आप बीट नहीं कर पाते हैं, वो जो हड्डियां कमज़ोर होती हैं, वो अगर आपकी आदतें अच्छी भी हों तो भी आप में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, अल्जाइमर्स, हाँ, इन सबकी जेनेटिक टेंडेंसी होती है, लेकिन आप 100% इसको बीट कर सकते हैं केयरफुल रह के। लेकिन अगेन फिर आगे अल्लाह ताला के हाथ में है, बीमारियाँ कुछ अगर वो आनी है तो आनी है, लेकिन बीट आप कर सकते हैं। पिंक सॉल्ट और सफ़ेद सॉल्ट, पिंक सॉल्ट दोनों में फ़र्क बता दें। और हमारे घरों में ज़्यादा सफ़ेद नमक यूज़ होता है, वो बता देंगे ताकि वो तो एक मिनट उठाए ना। पिंक सॉल्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला भी लॉन्च करेगी। और मैं जो चीज़ लॉन्च करती हूँ वो मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि वो हेल्दी होती है। उसका फ़ायदा भी बता दें। पिंक सॉल्ट में आपके पास, अच्छा, हम लोग सॉल्ट को समझते हैं कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड है। हमने अपनी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने होते हैं वो 64 और भी होते हैं। अच्छा। पिंक सॉल्ट में आपके पास 30 to 40 मिनरल्स हैं। जब वो आप लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो हमेशा आपको पिंक सॉल्ट को सॉल्ट पे प्रेफर करना चाहिए ऑलवेज, जिसको हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। आपके पास आप ज़्यादा मिनरल्स लेते हैं, आप ज़्यादा ग़िज़ाइयत लेते हैं, आप अपनी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगेन इसको आपको दिन में 1 से 2 टीस्पून से ऊपर नहीं लेना चाहिए किसी भी सॉल्ट को। कोई ऐसी खुराक बता दें जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे। क्या खाना चाहिए, क्या भूखा ज़्यादा रहना चाहिए या फास्टिंग, जो भी इसका हल है वो बताएं। देखिए, फास्टिंग में शफा है। आप जितना ज़्यादा अपना मुंह कम चलाएंगे, आप जितना ज़्यादा कम खाएंगे, आप डेफिनेटली उतनी हेल्दी रहेंगे। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, जो बड़ी क्रूशियल चीज़ है। ये तो बड़ी जनरल सी बात है, सबको ही पता होगा कि जी भाई जंक फूड ना खाएं, फास्टिंग करें तो आप कंट्रोल रहेंगे। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो किसी को पता नहीं है। आपकी डाइट में जिंक इंक्लूडेड होना चाहिए। जिंक क्यों इंक्लूडेड होना चाहिए? जिंक आपके पास 3 तरीक़ों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने वाला एक केमिकल बनता है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेजोडाइलेटर है। मैं आसान लैंग्वेज में बता दूं कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने की, उसकी चौड़ाई, उसके डायमीटर को चौड़ा करने की सलाहियत रखता है। जिंक आपके जिस्म को इस काबिल बनाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड अपना काम कर सके। दूसरा, जिंक आपकी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, SOD, जिसको सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज कहा जाता है, उसको एक्टिव करता है। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जिस्म में बनने वाला सबसे पावरफुल, सोजिश कम करने वाला और ब्लड वेसल्स को साफ करने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। तीसरा काम जिंक आपके पास क्या करता है? तीसरा काम जिंक आपके फूड की क्रेविंग रिड्यूस करता है। हमारी बॉडी में जब हमारा पेट भर जाता है, हमारी भूख खत्म हो जाती है, तो एक हार्मोन का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपना मुंह बंद करें और खाना रोकें, और उसको आप लेप्टिन कहते हैं। अगर आपके जिस्म में जिंक की कमी है, आपका लेप्टिन एक्टिव नहीं होगा। यही वजह है जिनके जिस्म में जिंक की कमी होती है वो खाई जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं लग रहा होता कि उनका पेट भरा है। जिंक कहाँ है? अगेन
जिंक गोश्त में है और सबसे ज़्यादा बड़े गोश्त में है और शेलफिश में है और ग्राइंडेड नट्स गोश्त और तो रोक सीड्स में देते हैं कि नहीं खाना ब्लड प्रेशर? जिन चीज़ों में मैं अगला भी बताने लगी हूँ ब्लड प्रेशर का इलाज है वो गोश्त में है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं जी, विटामिन B12 और विटामिन B9 दोनों आपके पास गोश्त में मौजूद हैं। हमारे जिस्म में जब प्रोटीन प्रोसेस हो रही होती है तो उसको प्रोसेस होने के दौरान आपके पास एक केमिकल बनता है जिसको होमोसिस्टीन कहा जाता है। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि इस होमोसिस्टीन के लेवल्स ब्लड में बहुत ज़्यादा देर रेज्ड रहें, इसलिए जिस्म में विटामिन B9 और B12 लेना ज़रूरी है ताकि वो इसको एक कम टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट कर ले। जो लोग गोश्त नहीं लेते हैं उनके जिस्म में B9 और B12 की कमी होती है और होमोसिस्टीन ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये ऑथेंटिक रिसर्चेस कहती हैं कि जब होमोसिस्टीन ऊपर जाता है ब्लड प्रेशर भी होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी होते हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ भी होती हैं। ये कहाँ है? ये गोश्त में है। आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, गोश्त खाएं। गोश्त किसी भी सूरत में खा सकते हैं? गोश्त आपने पका हुआ सालन हो, भुना हुआ हो? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये लाजमी बताएं। अगर पका हुआ सालन है उसमें गोश्त करें या बॉयल मीट करें या भुना हुआ? क्योंकि आपने बारबेक्यू में भी कहा था कि उसमें भी ऐसा कुछ बारबेक्यू नहीं करना ना भाई। गोश्त पकाते हैं आपने 2-3 चीजें याद रखनी है। गोश्त को आप जितना भूनेंगे, जितनी देर लगा के पकाएंगे, जान नहीं छुड़ानी कुकर लगा के, सारा कुछ फेंक के ऊपर कुकर लगा दिया, सारी जान छुड़ाती है ना, ऐसे ना बोनी लगानी है, भूने, बाजू थकाएं, हिम्मत लगाएं बार-बार। उतनी जितना का भूनेंगे। गोश्त पकाने का एक असूल है, उसको उसकी स्मेल भी जाती रहेगी, स्मेल भी जाती है और सारा वो एब्सोल्युटली। उसको मैं अंग्रेजी में कहती हूँ गोश्त पकाने के लिए यूज मॉइस्चर, टाइम एंड पार्ट्स, यानी उसको ज्यादा पानी में पकाएं, उसको वक्त दे के पकाएं और गोश्त के सारे हिस्सों को पकाएं। हड्डी को भी पकाएं, चर्बी को भी पकाएं, कार्टिलेज को भी पकाएं। गोश्त को आप हर चीज के साथ खाएं। तो गोश्त से फायदा उठाने का ये तरीका है। ये तरीका है, यानी कि इस तरह खाया जा सकता है। और बारबेक्यू ना करें, उसको भून के खाएं।